गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया एट 10। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 16 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एड्रेस किया स्टार्टअप इकोसिस्टम को 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। अब ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, 2016 में लॉन्च हुई थी। एक रॉबस्ट इकोसिस्टम दे रही है ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को, और इसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस, ईजियर कंप्लायंस, सीड फंडिंग, मेंटरशिप एलिजिबल स्टार्टअप्स को। अगर हम रिजल्ट देखें तो साल 2025 में ही सिर्फ 44,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं, जो कि हाईएस्ट एनुअल एडिशन है सिंस स्टार्ट। और इंडिया जो है इस टाइम पर थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली प्रेजेंट कर रहा है। और 2014 में अगर हम देखें तो सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, उससे भी कम थे इनफैक्ट, और सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे। और अब जो हैं 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हैं। जो अनरिकग्नाइज्ड होंगे वो तो और ज़्यादा होंगे। और अबाउट 125 एक्टिव यूनिकॉर्न्स हैं 2025 में। तो रिस्क टेकिंग जो है वो धीरे धीरे सोशली एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड हो चुकी है। और जॉब सीकिंग माइंडसेट से जॉब क्रिएटिंग माइंडसेट की तरफ सोसाइटी जो है वो मूव हो रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एक्सपैंड किया गया है बियॉन्ड जस्ट एलीट फैमिलीज टू मिडिल क्लास एंड पुअर। 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स में, ताकि पेशेंट रिस्क कैपिटल जो है प्रोवाइड की जा सके। लॉन्ग जस्टेशन पीरियड्स हैं जिनमें पीएम की कॉल है इंडिजिनस एआई सॉल्यूशंस पर। इंडिया एआई मिशन ने इसलिए 38,000 प्लस जीपीयूज ऑन बोर्ड किए हैं ताकि डेमोक्रेटाइज हो सके एक्सेस टू कंप्यूटिंग पावर। विमेन लेड स्टार्टअप्स में अगर हम देखें तो लगभग 45% रिकग्नाइज स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन मेंबर जो है डायरेक्टर या पार्टनर है। रैपिड राइज हो रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में और रूरल एरियाज़ में। गवर्नमेंट ने भी लगभग 180 प्रोविजंस जो हैं वो जन विश्वास एक्ट के थ्रू डिक्रिमिनलाइज किए हैं ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ावा मिल सके उसे। सेल्फ सर्टिफिकेशन की है कई लॉज में, सिंप्लीफाई किए हैं मर्जर्स और एग्जिट्स, और रिडक्शन किया है इंस्पेक्टर राज में। डिफेंस में भी अगर हम देखें तो आईडेक्स ने इनेबल किया है स्टार्टअप पार्टिसिपेशन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, रिमूवल किए हैं आउटडेटेड रूल्स के जिससे कि इनोवेशन अनलॉक हो सके ड्रोन सेक्टर में। लगभग 35,000 स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर भी ऑन बोर्ड हुए हैं। अब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो एक्सपैंड करना ज़रूरी है एक्सेस टू रिस्क कैपिटल एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है डीप टेक इकोसिस्टम्स को थ्रू एकेडमी या इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। एनहेंस करना ज़रूरी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अंडर स्टार्टअप लेड इनोवेशन, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और ग्लोबली कम्पेटिटिव स्टार्टअप्स बनाने में फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रीन्यूएबल सेक्टर एनर्जी सेक्टर में जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं एक प्रपोज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर, जो कि सीईआरसी ने निकाला है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टिविटी जो है उसको उसकी फोर फीचर हो जाएगा अगर डेवलपर्स जो हैं लॉन्ग टर्म पीपीएस जो है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो नहीं कर पाते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी क्या होता है कि अंडर जनरल नेटवर्क एक्सेस रेगुलेशंस रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिक्योर कर पाते हैं कनेक्टिविटी थ्रू लेटर्स ऑफ अवॉर्ड्स, और या फिर पीपीएस साइन करने पर, पार्शियल लैंड एक्विजिशन पर, बैंक गारंटीज पर। और ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है ताकि अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो सके। तो जो अ, आपके जो रीन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जैसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये इंटरमीडियरी प्रोक्योरर्स की तरह काम करते हैं। और ये पावर खरीदते हैं इन पीपीएस के थ्रू और डिस्कॉम्स को बेच देते हैं थ्रू पावर सेल एग्रीमेंट्स। तो सीईआरसी का प्रपोजल क्या है कि फ्यूचर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी सिर्फ साइंड पीपीएस पर ही दी जाए, जो है लेटर ऑफ अवार्ड्स पर नहीं। तो इससे जो है इवन ऑक्शन भी वो लाने को कह रहे हैं एलोकेट करने के लिए कनेक्टिविटी में। तो जो सीईआरसी का कहना है कि अंडर यूटिलाइजेशन जो हो रही है उसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इंडस्ट्री एसोसिएशंस कह रही हैं कि पीपीए के डिलेज जो है हमारी वजह से नहीं, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज की वजह से होते हैं, स्लो टैरिफ अप्रूवल्स की वजह से होते हैं, डिस्कॉम्स जो हैं स्टेट्स की उनकी वजह से, डेवलपर इनएक्शन की वजह से नहीं होते हैं। तो अगर आप डेवलपर्स को उसकी वजह से पिनलाइज करोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी सर्टेनिटी का जो है वो अंडरमाइन होगा। प्रपोज मेजर्स जो है वो स्लो करेंगे कैपेसिटी एडिशन ऑल्सो, और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है पेस जो है वो कीप करने में। तो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपोज किया है ऑक्शनिंग ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी एट अ प्रीमियम। अब सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं जैसे
स्टेट लेवल रेगुलेटरी और अप्रूवल बॉटलनेक्स के अलावा सोलर एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी में अगर हम देखें तो जो टाइमलाइंस प्रपोज किए हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स होते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसीज है टरबाइंस या फिर की कंपोनेंट्स पर। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी वार्न किया है कि ऑक्शनिंग करोगे अगर आप कनेक्टिविटी की, उससे फ्यूचर टैरिफ्स बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा है री एलोकेशन जो है वो प्रोजेक्ट रेडीनेस के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। तो इसके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड हम देखें तो सबसे पहले तो डिस्कॉम प्रोसेस को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। टाइम बाउंड अप्रूवल, टैरिफ अप्रूवल्स और पीपीए एग्जीक्यूशन उनकी तरफ से ही आएगा। फिर फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक टाइमलाइंस होनी चाहिए, मतलब सबके लिए सेम नहीं, डिफरेंशिएटेड नॉर्म्स होने चाहिए सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए। इंटीग्रेटेड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के बीच में, सीईआरसी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ लेट एंट्री इनटू पैक्स सिलिका। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो लेट इंडक्ट हो रहा है यूएस के इनिशिएटिव्स में, जैसे चाहे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो या फिर पैक्स सिलिका हो। तो पैक्स सिलिका क्या है, एक यूएस लेड स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है जो काउंटर करना चाहता है चाइना की डोमिनेंस को इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। ये रिड्यूस करना चाहता है कोर्सिव डिपेंडेंसीज और प्रोटेक्ट करना चाहता है मटेरियल्स और कैपेबिलिटीज़ जो कि फाउंडेशनल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। पैक सिलिका डिज़ाइन किया गया है बिल्ड करने के लिए एक सिक्योर, प्रॉस्परस और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन। तो अंडर पैक सिलिका पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है वो परसू करेंगी जॉइंट वेंचर्स और स्ट्रेटजिक को इन्वेस्टमेंट्स, प्रोटेक्ट करेंगी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और पैक सिलिका समिट जो है वो जो इनाग्रल समिट थी उसमें जापान, कोरिया, अ, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इसराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। पैक सिलिका जो है वो सिक्योर करना चाहता है सप्लाई चेन्स जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं, एनर्जी इनपुट्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स आते हैं। अब इंडिया की इनिशियल एब्सेंस ये रिफ्लेक्ट करती है कि ये परसेप्शन है कि इंडिया के पास डिसाइसिव टेक्नोलॉजीज नहीं है। हर जो फाउंडिंग मेंबर था पैक सिलिका का, उसके पास कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी, ठीक है। और सेम लॉजिक की वजह से जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी इनिशियल मेंबरशिप इंडिया को नहीं मिली थी, लेकिन इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया। तो कॉमन थ्रेड जो है अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ये है कि उनके पास कोई ना कोई टेंजिबल लीड है एआई या फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स में, जो एरिया ऐसा है जहाँ पर इंडिया अभी कंपेरेबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी और एक्सपर्टीज लैक कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की जो डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में, उसने शार्प ग्लोबल प्राइस गैप्स जो है वो क्रिएट किए हैं, और डिसएडवांटेजेस है वो नॉन चाइनीज सप्लाई चेन्स के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने ये सी एस पी ओ सी इनाग्रेट किया है 28th। तो ये सी एस पी ओ सी है क्या, ये ब्रिंग टुगेदर, ये लेकर आता है स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। 1969 में इसको स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा ने बनाया था, और कनाडा इसको सेक्रेटरीट सर्विसेज भी देता है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस जो है एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, कोई फॉर्मल अफिलिएशन नहीं है इसका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के साथ। 2 ईयर साइकिल पर ये ऑपरेट करता है, और कॉन्फ्रेंस जो है वो फुल मेंबरशिप हर 2 साल में होल्ड करता है, ठीक है। और कॉमनवेल्थ क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, जो कि सभी लगभग पहले ब्रिटिश रूल पर थी। तो याद रखो सारी की सारी तो नहीं थी, बट मोस्ट ऑफ देम जो है, ऑलमोस्ट ऑल, सब जो है ब्रिटिश रूल के अंडर थी। कोई इसका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन या बाय लॉ नहीं है, मेंबर्स के पास कोई लीगल या फिर फॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं है टुवर्ड्स ईच अदर। और कॉमनवेल्थ जो है वो एक्शन बेसिकली कंसल्टेशन बिटवीन मेंबर्स पर ही बेस्ड है। जो वर्क है कॉमनवेल्थ का वो एडमिनिस्ट्रेट होता है बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जो कि लंदन बेस्ड है। लास्ट कंट्रीज जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है वो है गैबन और टोगो। इंडिया जो है लार्जेस्ट मेंबर है, स्टेट मेंबर है कॉमनवेल्थ का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वुमनिया इनिशिएटिव। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के 7 ईयर्स हो चुके हैं वुमनिया इनिशिएटिव के। तो वुमनिया इनिशिएटिव जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था, स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लेड एमएसएमईज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए ये, ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बेच सकें, उसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि डेवलप हो सके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में। तो जीईएम पोर्टल क्या है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और एफिलिएटेड यूनिट्स जो है वो परचेज करते हैं। तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्डनल्स स्ट्रेट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साउथ बाउंड शिप ट्रैफिक जो है वो शुरू हो चुका है टर्की के डार्डनल्स स्ट्रेट में, क्योंकि वहाँ पर एक पहले टैंकर ने इंजन फेलियर फेस किया था।
तो डार्डनलेस स्ट्रेट क्या है? एक वेरी इंपॉर्टेंट नैरो वाटरवे है नॉर्थ वेस्टर्न टर्की में, कनेक्ट करता है ईजियन सी को सी ऑफ मरमरा के साथ, और ये सेपरेट करता है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया को ऑन ईस्टर्न साइड फ्रॉम यूरोप ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। ये पूरा का पूरा जो है वो विद इन टर्की ही लोकेटेड है। एक वाइटल शिपिंग लेन है फॉर कंट्रीज जो कि ब्लैक सी के पास पड़ती है, जैसे रशिया और यूक्रेन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चांगे 6 मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लूनर रेगुलेट जो कि मून से लाया गया है बाय चाइना का चांगे मिशन, उसने रिवील किया है कि मून जो है वो रिमेन्स ऑफ एंशियंट कोलिजन जो एक ऑब्जेक्ट का हुआ था अर्थ के साथ, उससे ही बना है। तो चांगे मिशन जो है वो फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग और रिटर्न मिशन है फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। ये पार्ट है ऑफ द ब्रॉडर चांगे लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। इसमें एक ऑर्बिटर, रिटर्नर, लैंडर और असेंडर है। ये सेकेंड टाइम है एक मिशन सक्सेसफुली रीच किया है फार साइड ऑफ द मून। इससे पहले चाइना ने जो है हिस्टोरिक फीट 2019 में चांगे 4 के साथ अचीव की थी। चांगे 6 लैंड हुआ लूनर फार साइड पे और कलेक्ट किया इसने रॉक एंड रेगोलिथ सैंपल्स, और उसको लॉन्च किया इवेंचुअली ताकि वो रिटर्न हो सके अर्थ पर नियर अ मंथ लेटर। और सैंपल्स जो हैं चांगे 6 से कलेक्ट किए गए, जो कि जिसमें कि पीसीज ऑफ मून के इंटीरियर भी जो है वो इंक्लूड थे। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Startup India at 10. This topic is important for your economy section. So on January 16th, 2025, Prime Minister of India addressed the startup ecosystem on the 10th anniversary of Startup India scheme, which was launched in 2016. So it's a flagship government of India initiative to foster a robust ecosystem for innovation and entrepreneurship. So it offers benefits like tax exemptions, easier compliance, seed funding, mentorship to eligible startups, promoting economic growth and large scale job creation. So as of now, nearly 44,000 startups have been registered in 2025, which is the highest annual addition since the start. India is now the third largest startup ecosystem globally. So, less than 400 startups and 4 unicorns were there in 2014, but now over 2 lakh government recognized startups and about 125 active unicorns are there in 2025. So, risk taking is now socially accepted and respected, unlike earlier stigma. Shift from job seeking mindset to job creating mindset has been there. Expansion of entrepreneurship beyond elite families to middle class and poor has been reached. 25,000 crore have been invested via fund of funds for startups to provide patient risk, and the objective is to provide patient risk capital due to long gestation period. PM Modi called for indigenous AI solutions also. So through India AI mission, 38,000 plus GPUs have been onboarded to democratize access to computing power. About 45% recognized startups have at least one woman or a director or a partner, and there has been a rapid rise in such women-led startups in tier 2, tier 3 and rural areas. Government has in return decriminalized over 180 provisions through the Jan Vishwas Act. It has enabled self-certification under multiple laws, simplified mergers and exits, and reduced inspector Raj. In terms of defense and space, IDEX has enabled startup participation in defense procurement. In the drone sector, there has been removal of outdated rules. Uh, Government through the government e-marketplace has enabled about 35,000 startups and small businesses to be onboarded on this GEM portal. So we need to expand the access to risk capital and advanced infrastructure, strengthen the deep tech ecosystems through academia industry collaboration, enhance domestic manufacturing under startup led innovation, and focus on export oriented and globally competitive startups. Okay. So the next topic is interstate transmission connectivity. This topic is important for your governance and economy section. So India's renewable energy sector has raised strong objections to a proposed regulatory framework by the Central Electricity Regulatory Commission, which could lead to the forfeiture of interstate transmission system connectivity if developers fail to execute long-term power purchase agreements within a stipulated time. So under the General Network Access currently, renewable projects can secure connectivity through letter of awards, signed PPAs, partial land acquisition, bank guarantees, and this flexibility aims to facilitate early stage project development. And these renewable energy uh, renewable energy implementing agencies like Solar Energy Corporation of India, NTPC, NHPC, and SJVN, they act as intermediary procurers. And under the new proposal, future transmission connectivity will be granted only against signed PPAs and not letter of awards. And there is also provision for auction based allocation, uh, uh, and
The aim is to enhance or to address underutilization of transmission infrastructure, but the industry associations are arguing that PPA delays are largely due to procedural inefficiencies and slow tariff approvals by state-owned discoms and not through the developer inaction. Penalizing developer and developers undermines the principle of regulatory certainty. The proposed measures could then, therefore, slow capacity addition. Despite rapid renewable growth, transmission infrastructure has struggled to keep pace. The National Solar Energy Federation of India has also opposed auctioning grid connectivity at a premium. So, solar energy sector is also emphasizing that delays stem from state level regulatory and approval bottlenecks. Wind associations termed these proposed timelines unrealistic, citing long manufacturing cycles, import dependence for turbines and key components. Solar Energy Corporation of India has also warned that auctioning connectivity would push up to future tariffs. It has therefore recommended reallocation based on project readiness. Okay, so instead, we should reform the DISCOM process, which with time-bound tariff approvals and PPA execution. We should offer flexible technology-specific timelines and differentiated norms for solar, wind, and hybrid projects. Integrate policy coordination between Central Electricity Regulatory Commission, Minister of Power, Minister of Natural and Renewable Energy. Okay. So the next topic is India's late entry into Pax Silica. This topic is important for your international relations and economy section. So India's late belated induction into the US-led initiatives like Mineral Security Partnership and Pax Silica has evoked a sense of deja vu among policymakers. So what is Pax Silica? It's a US-led strategic initiative aimed to counter China's dominance in next-generation technologies. It aims to reduce coercive dependencies and protect materials and capabilities which are foundational to artificial intelligence. According to US State Department, Pax Silica is designed to build a secure, prosperous, and innovation driven silicon supply chain. Under Pax Silica, participating countries aim to pursue joint ventures and strategic co investments, protect sensitive technologies and critical infrastructure from undue foreign control. The inaugural Pax Silica summit brought together Japan, Korea, Singapore, Netherlands, UK, Israel, UAE, and Australia. Pax Silica aims to secure supply chains spanning critical minerals, energy inputs, advanced manufacturing, and semiconductors. And India's initial absence reflects the perception that it lacks decisive edge technologies or control over key resources, which are important to the grouping's objectives. Each of the eight founding members offer a distinct strategic advantage. Okay, a similar logic shaped the initial membership of the Mineral Security Partnership also, where early partners included countries with clear mineral technology or institutional advantages. India joined only later. The common thread among all the founding members is a tangible lead in AI or semiconductor supply chains, an area where currently India lacks comparable processing capacity or expertise. Experts have pointed out that China's dominance in critical minerals has created sharp global price gaps, disadvantaging non-Chinese supply chains. Okay, so the next topic is Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth. This topic is important for your international relations. So, Prime Minister Modi has inaugurated the 28th CSPOC in New Delhi, which brings together speakers and presiding officers of the national parliaments of the sovereign states of Commonwealth. It was created in 1969 as an initiative of the then Speaker of the House of Commons of Canada, and Canada therefore has provided this grouping with the Secretariat to support its activities. This conference is an independent group which has no formal affiliation with the Commonwealth Parliamentary Association. It operates on a 2 year cycle, holding a conference of the full membership every 2 years. What is Commonwealth? It's a voluntary association of 56 independent countries, almost all of which were formerly under British rule. It has no formal constitution or bylaw. Members have no legal or formal obligation to one another. Commonwealth action is based upon consultation between members. Work of this Commonwealth is administered by the Commonwealth Secretariat based in London. The last countries to join the Commonwealth were Gabon and Togo. India is the largest member state of the Commonwealth. So the next topic is Womania initiative. This topic is important for your economy and social issues. So a government e-marketplace marked 7 years of the Womania initiative, which was launched in 2019 to strengthen the participation of MSMEs led by women in public procurement. It spurs women entrepreneurship
and allows them to sell their products to various government ministries, departments, and institutions so as to develop women entrepreneurship. So, what is GEM portal? It's the public procurement portal for procurement of goods and services for all central government and state government ministries, departments, public sector units, and other affiliated units. It was launched in 2016 by the Ministry of Commerce and Industry. So the next topic is Dardanelles Strait. This topic is important for your international relations. So southbound ship traffic is set to resume in Turkey's Dardanelles Strait after a tanker experienced engine failure recently. So Dardanelles Strait is a very important narrow waterway in northwestern Turkey. It connects the Aegean Sea to the Sea of Marmara. It separates the continent of Asia on its eastern side from the Europe on the western side. It is entirely within Turkey. It's a vital shipping lane for countries around the Black Sea, like Russia and Ukraine. Okay. So the next topic is Chang'e 6 mission. This topic is important for your science and tech section. Lunar regolith, which has been brought from the moon by China's Chang'e mission, has revealed that the moon is formed from the remains of an ancient collision between an object with Earth. So Chang'e mission 6 mission is the first human sampling and return mission from the far side of the moon. It is part of the broader Chang'e lunar exploration program. It consists of an orbiter, a returner, a lander, and an ascender. It is the second time a mission has successfully reached the far side of the moon. China first completed that historic feat in 2019 with its Chang'e 4. Chang'e 6 landed on the lunar far side and collected rock and regolith samples and launched them into eventually returned to Earth nearly a month later. The samples Chang'e 6 has collected there could include pieces of the moon's interior, which would have been excavated by the giant impact that formed the basin. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.